नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का। 4 के वार में सबसे पहले बात होगी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस खबर की डिटेल्स आपको दूंगी। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी श्रेखा ठाकुर। और दूसरी बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है। चंद्रबाबू के समर्थक उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा अपडेट आगे दूंगी। अगली बड़ी खबर के लिए आयुषी का रुख करते हैं। और वहीं देखिए अगली तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर सुलगी आग अभी शांत होने का नाम भी नहीं ले रही है। इस पर डिटेल्स मैं आपको दूंगी, पर उससे पहले अगली खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी आयुष। 4 के वार में बात होगी यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बारिश से किस तरह से हालात लगातार बेकाबू हो दिख रहे हैं। लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। किस शहर में हालात क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे पूर्णिमा। और बड़ी खबर स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है, क्योंकि निफ्टी ने पहली बार 20,000 का आंकड़ा पार कर लिया है और देश के इतिहास में पहली बार निफ्टी 20,000 के पार है। जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो आज बाजार खुलने के साथ बहुत शानदार नजर आए और निफ्टी 20,000 के पार जा पहुंचा है। जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ट्रेडिंग की है उनकी आज बल्ले बल्ले मार्केट में नजर आई है, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि निफ्टी ने 20,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। और इन्वेस्टर्स के लिए आज मार्केट खुलने के साथ ये बड़ी खुशखबरी देखने को मिली। अब ये सेंटिमेंट्स बाजार के G20 समिट की वजह से भी हो सकते हैं और ग्लोबली जिस तरीके की ग्रोथ नजर आ रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उनके बेहतर होने के संकेत के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट ने भी आज धमाल मचा दिया। निफ्टी ने पहली बार 20,000 का आंकड़ा पार किया है। इन्वेस्टर्स आज निफ्टी में इस तेजी के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। 20,000 का आंकड़ा निफ्टी ने पहली बार पार किया है और पहली बार इस आंकड़े को पार करने का मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट ने ऐसी छलांग पहले कभी नहीं लगाई है। 20,000 का आंकड़ा निफ्टी क्रॉस कर चुका है और ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। भारतीय बाजार खुश नजर आया है। और इसी बीच दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। उदयनिधि को बीजेपी पर निशाना साधा है। उदयनिधि ने बीजेपी की तुलना जहरीले सांप से की है। पहले सनातन धर्म पर कर चुके हैं उदयनिधि टिप्पणी और अब जहरीले सांप से बीजेपी की तुलना की तस्वीर शेयर कर बीजेपी पर उदयनिधि ने अब हमला बोला है। उदयनिधि का बीजेपी पर निशाना। उदयनिधि ने बीजेपी की तुलना जहरीले सांप से की और पहले भी सनातन को लेकर के लगातार विवादों में घिरे रहे हैं उदयनिधि। बाकायदा तस्वीर जारी कर एक वीडियो शेयर कर उदयनिधि ने बीजेपी को जहरीला सांप बताया है। अपने राष्ट्रीय यात्रा पर आए सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत भी हुआ। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय चर्चा की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। की शानदार दोस्ती, मोदी सलमान की जानदार केमिस्ट्री, प्रिंस ने की प्रधान की तारीफ। ये नए भारत की तस्वीर है, ये उभरते भारत की तस्वीर है, जिसका भविष्य सुनहरे कलम में लिखा जा रहा है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करता है, जो असहयोग के इस दौर में सहयोग की बात करता है, जो दुनिया को एक परिवार मानता है। तभी तो G20 समिट सफलतापूर्वक संपन्न होने के अगले ही दिन एक मेज पर 2 ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। एक तरफ सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, दूसरी तरफ भारत के प्रधान। दरअसल G20 समिट में शामिल होने भारत पहुंचे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त अपने राजकीय दौरे पर भी हैं, जहां सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान मोहम्मद बिन सलमान का भव्य स्वागत हुआ। परंपराओं के अनुसार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर शुरू हुआ मुलाकातों का दौर, जहां एक तरफ पीएम ने कैबिनेट के अपने साथियों से प्रिंस की मुलाकात कराई, तो दूसरी तरफ सऊदी से आए प्रतिनिधि मंडल से पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई।
इस दौरान ऊर्जा, व्यापार समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय वार्ता के ठीक बाद दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक साझा बयान भी जारी किया, जिसमें पीएम मोदी ने सऊदी और भारत की दोस्ती को पूरे विश्व के लिए अहम बताया और ये भी बताया कि कैसे दोनों देशों के रिश्ते मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। समय की जरूरतों के अनुसार हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की दो बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पीएम मोदी और भारत का शानदार G20 समिट के लिए आभार जताया। उन्होंने बताया कि कैसे दोनों देश बेहतर कल के लिए काम कर रहे हैं। तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के बीच दोनों देशों का एक मंच पर आना बहुत कुछ बयां करता है। ये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और ये भी बताता है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही सबका विकास संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी आंध्र प्रदेश पुलिस की सीआईडी ने कथित स्किल डेवलपमेंट घोटाले में की थी और यही वजह है कि पार्टी के कार्यकर्ता आज जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। एक तरफ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव, तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं बहुत तेज है। केंद्र सरकार पर यूं तो कई विपक्षी दलों ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। कुछ ऐसा ही बयान आंध्र के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही दिया था। शायद उन्हें आभास हो गया था कि जल्द ही उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नायडू को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 166, 167, 418, 420, 465, 468, 201, 109 के साथ साथ 34 और 37 के तहत केस दर्ज किया गया। हालांकि नायडू ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। सीआईडी ने बिना किसी उचित जानकारी के मुझे गिरफ्तार कर लिया। अपने पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं ने बंद का आह्वान बुलाया और जगह जगह पर इस कार्रवाई का विरोध फिलहाल कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि जिस केस में नायडू की गिरफ्तारी हुई है, आखिर वो केस है क्या? क्या है कौशल विकास घोटाला? नायडू की सरकार में युवाओं के लिए योजनाएं शुरू की गई थी। कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना था। कुछ उद्योगों में काम करने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जानी थी। योजना के तहत सरकार ने सेमंस नाम की एक कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी। इस योजना के तहत 6 क्लस्टर्स बनाए गए और इन पर कुल 3,300 करोड़ रुपए खर्च होने थे, जिनमें से हर क्लस्टर पर तकरीबन 560 करोड़ रुपए खर्च होने थे। अब तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने कैबिनेट में जानकारी दी कि इस योजना के तहत सरकार कुल खर्च का 10% देगी, यानी कि 10% का मतलब लगभग 370 करोड़ रुपए था और बाकी का 90% खर्च सीमेंस कंपनी को देना था। अब आरोप ये लग रहा है कि सरकार ने 371 करोड़ रुपए शेल कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री पर यह भी आरोप है कि ट्रांसफर करने से संबंधित जितने भी दस्तावेज थे उनको नष्ट कर दिया गया है। इसी केस को लेकर फिलहाल नायडू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनका ये दावा है कि राजनीतिक फायदे के लिए उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर आरक्षण को लेकर सुलगी आग अभी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां पर आरक्षण की मांग उठा रहे आंदोलनकर्ताओं ने थाने बंद करने का फैसला किया, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार यह भरोसा दिला रही है कि जल्द ही आरक्षण की मांग को पूरा कर लिया जाएगा और इन सब के बीच सियासत भी भरपूर हो रही है।
महाराष्ट्र में आरक्षण के नाम पर छिड़ी जंग अभी थमी नहीं है। हालिया दिनों में हुई हिंसा के बाद अभी तक हालात कमोबेश पहले की तरह हैं। आरक्षण को लेकर शुरू हुई जंग के बीच विरोध प्रदर्शन ने महाराष्ट्र के ठाणे को ताले में बंद कर दिया। ठाणे में बंद के बीच महाराष्ट्र में आरक्षण की जंग जारी है। राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मकसद आरक्षण का रास्ता निकालना है। प्रदेश सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि आरक्षण को लेकर वो गंभीर है। सरकार पूरी तरह से गंभीर्य से काम करे, सीरियसली इस मराठा समाज के आरक्षण पे काम कर रही है। मराठा समाज ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस जो है ये सिद्ध करने का काम भी एक तरफ हमारे लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का तो यही दावा है कि प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर गंभीर है, लेकिन आरक्षण के इस मुद्दे पर सियासी तकरार भी भरपूर हो रही है। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर छिड़े संग्राम के बीच कुछ पहले हुए लाठीचार्ज को विपक्ष ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड तक से जोड़ दिया। मराठाओं के ऊपर जो लाठीमार हुआ वो जालियांवाला बाग से ही उसकी तुलना हो सकती है। हम जालियांवाला बाग से जालना पहुंच गए, तो ऐसे बेरहमी से जो मारा जाता है, पीटा जाता है, उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी होगी। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे ने नया संग्राम शुरू कर दिया है। एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे के बहाने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार इस आरक्षण का वादा कर रही है। इन सब के बीच महाराष्ट्र में आरक्षण की आग अभी तक शांत नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।